बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। लास्ट लेक्चर में बेटे हमने पढ़ा था एसी थ्रू रजिस्टर। अगर हम रजिस्टर में से अल्टरनेटिंग करंट गुजारें तो वोल्टेज और करंट में क्या रिलेशन होगा, उनके वेक्टर्स कैसे ड्रा करेंगे, उनमें फेज डिफरेंस क्या होगा, पावर जो खर्च होगी उसका क्या फार्मूला होगा। आज के लेक्चर में हम एसी थ्रू कैपेसिटर पढ़ेंगे। अगर हम कैपेसिटर को अल्टरनेटिंग करंट के साथ या सोर्स के साथ कनेक्ट करें तो फिर वो किस तरह से बिहेव करेगा, उसके वोल्टेज और करंट के वेक्टर्स क्या होंगे, वो कितना अपोज करेगा, उसके अंदर पावर कितनी खर्च होगी, ये सारा आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे। नोट करें, ये एक इम्पॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। तो सबसे पहले हम बात शुरू करते हैं, कैपेसिटर के साथ अगर एक बैटरी यानी डीसी सोर्स लगाएं तो क्या होगा। अगर फर्ज करो ये हमारे पास एक बल्ब है और ये एक कैपेसिटर है और ये हमने एक बैटरी लगा दी है, तो आप ऑब्जर्व करोगे कि ये बल्ब रोशन नहीं होगा, ये बल्ब ऑन नहीं होगा। अब बल्ब ऑन ना होना इस बात का सबूत है कि अब इसमें से करंट फ्लो नहीं कर रहा। अब हम समझते हैं कि अगर बैटरी के साथ कैपेसिटर लगा के बल्ब लगाएं तो करंट क्यों फ्लो नहीं करता। एक लम्हे के लिए थोड़ा सा करंट फ्लो करेगा जब तक ये कैपेसिटर चार्ज नहीं हो जाता। जब ये कैपेसिटर मुकम्मल चार्ज हो जाएगा तो मजीद कोई करंट फ्लो नहीं करेगा, इस वजह से ये बल्ब रोशन नहीं होता। इसका मतलब जो डीसी है वो कैपेसिटर में से पास नहीं कर सकता। लेकिन अगर यहाँ पे हम बैटरी की बजाय कोई एसी सोर्स लगा दें तो हम देखेंगे ये बल्ब रोशन हो जाएगा। तो इससे ये पता चलता है कि जो कैपेसिटर है उसमें से अल्टरनेटिंग करंट पास कर सकता है, लेकिन उसमें डायरेक्ट करंट पास नहीं कर सकता। अब हम समझते हैं कि अल्टरनेटिंग करंट कैपेसिटर में से कैसे पास कर सकता है। तो फर्ज करो ये हमारे पास कैपेसिटर है जिसमें हमने अल्टरनेटिंग सोर्स लगा दिया, तो कभी तो चार्ज इस डायरेक्शन में फ्लो करेगा, यानी इस पे नेगेटिव चार्ज स्टोर हो जाएगा और इस पे पॉजिटिव स्टोर हो जाएगा, यानी कैपेसिटर की चार्जिंग होगी। और कभी चार्ज वापस फ्लो करेगा और कैपेसिटर की क्या होगी, डिस्चार्जिंग होगी। तो करंट क्योंकि अल्टरनेटिंग करंट है, चेंज होता रहेगा, तो ये कैपेसिटर कंटिन्यूसली चार्ज और डिस्चार्ज होता रहेगा। तो इस वजह से सर्किट में करंट का फ्लो जारी रहेगा, यानी कैपेसिटर में से अल्टरनेटिंग करंट पास कर सकता है। कैपेसिटर की यहाँ पर हमने दो डायग्राम्स बनाई हैं, तो ये दोनों ही आपने पेपर में बनानी है। ये वाली डायग्राम आपको पेपर में बनाने की जरूरत नहीं है। तो सबसे पहले पैराग्राफ में आपने ये एक्सप्लेन करना है कि जो कैपेसिटर है उसमें से डीसी पास नहीं कर सकता। सेकंड पैराग्राफ में आपने एक्सप्लेन करना है कि अगर हम कैपेसिटर के साथ एसी सोर्स और कोई बल्ब लगा देंगे तो वो बल्ब रोशन हो जाएगा, यानी कैपेसिटर में से अल्टरनेटिंग करंट पास कर सकता है। और वो किस वजह से पास कर रहा है, साथ ये रीजन बतानी है। कैपेसिटर की कंटिन्यूसली चार्जिंग और डिस्चार्जिंग होती रहती है, जिसकी वजह से सर्किट में करंट का फ्लो जारी रहता है। इस वजह से कैपेसिटर में से एसी पास कर सकता है। और ये एमसीक्यूज भी याद रखना है, कैपेसिटर डायरेक्ट करंट को ब्लॉक कर देता है और अल्टरनेटिंग करंट को पास करता है। अब आपने पढ़ा हुआ है एट एनी इंस्टेंट अल्टरनेटिंग वोल्टेज अक्रॉस द कैपेसिटर, उसका फार्मूला होगा वी नॉट साइन ऑफ ओमेगा टी। इसमें वी नॉट पीक वैल्यू है और ओमेगा एंगुलर फ्रीक्वेंसी है। अब ये हमारे पास किसी भी लम्हे कैपेसिटर के अक्रॉस वोल्टेज का फार्मूला है। अब हमने करंट फाइंड करना है, क्योंकि जो कैपेसिटर है वो ओहम लॉ को बे नहीं करता, तो हम डायरेक्ट यहाँ पे ओहम लॉ लगा के जैसे रजिस्टर में किया था, हम करंट को फाइंड नहीं कर सकते। इस वजह से हमें कोई और मेथड अडॉप्ट करना पड़ेगा। तो पहले हम कैपेसिटर के वोल्टेज के जरिए चार्ज का पता लगाते हैं। तो एज चार्ज स्टोर्ड इन द कैपेसिटर इज गिवन एज, हमने पढ़ा है कैपेसिटर में चार्ज का फार्मूला होता है CV। तो V की जगह हम उसकी वैल्यू पुट कर देंगे वी नॉट साइन ऑफ ओमेगा टी। और जो करंट होगा थ्रू द कैपेसिटर उसका फार्मूला बनेगा डेल्टा Q ओवर डेल्टा टी। ये डेल्टा Q ओवर डेल्टा टी स्लोप है QT ग्राफ की। मैंने आपको पहले भी बताया था कि जब किसी ग्राफ की स्लोप का पता करना हो तो हम y वाली क्वांटिटी को x वाली क्वांटिटी पे डिवाइड कर देते हैं। अगर y की तरफ चार्ज है और x की तरफ टाइम है तो उसकी स्लोप बनेगी डेल्टा Q ओवर डेल्टा टी, और डेल्टा Q ओवर डेल्टा टी इज करंट। तो इसका मतलब ये जो करंट होगा थ्रू द कैपेसिटर वो बराबर होगा स्लोप ऑफ QT ग्राफ।
पहले हम Q और T का ग्राफ बनाएंगे और उस ग्राफ की मदद से हम करंट के बारे में मालूमात ले लेंगे। अब इसके बाद आपने यहां पे फिर पैराग्राफ लिखना है जिसमें आपने बताना है फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 इट इज क्लियर दैट बोथ वोल्टेज एंड चार्ज आर साइन फंक्शन विच वेरी विद टाइम। अब जो वोल्टेज है वो भी साइन का फंक्शन है तो उसका ग्राफ इस तरह का बनेगा, और जो चार्ज है वो भी साइन का फंक्शन है तो उसका ग्राफ भी इसी तरह का होगा, लेकिन दोनों की पीक वैल्यू डिफरेंट होंगी। अब ये जो QT ग्राफ है, ये वाला Q और T का ग्राफ, इसकी जो स्लोप है वो करंट के बराबर है। अब इस पॉइंट O पर स्लोप मैक्सिमम है। यहां पर बच्चे अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं, यहां पर तो स्लोप 0 होनी चाहिए, असल में यहां वैल्यू 0 है, स्लोप 0 नहीं है। स्लोप हम बोलते हैं ढलवान को, और यहां पे आप देखो जो ग्राफ की ढलवान है वो मैक्सिमम है, तो इस O पॉइंट पे स्लोप मैक्सिमम है। अगर स्लोप मैक्सिमम है तो करंट भी मैक्सिमम होगा, यानी इस लम्हे करंट की वैल्यू मैक्सिमम होगी। इस पॉइंट A पे अगर हम टेंजेंट ड्रा करें तो आप देखेंगे वो एक्स एक्सिस के पैरेलल है और उसकी स्लोप 0 है, तो A पॉइंट पे स्लोप 0 है। अब बच्चे समझते हैं यहाँ पे तो मैक्सिमम है, स्लोप मैक्सिमम नहीं है, वैल्यू मैक्सिमम है। यहां पर ढलवान 0 हो गई है तो यहां स्लोप 0 है, तो फिर करंट भी 0 है, तो फिर यहां इस लम्हे करंट की वैल्यू 0 हो जाएगी। इस पॉइंट B पे आप देखो अगेन ढलवान मैक्सिमम है, लेकिन नेगेटिव मैक्सिमम है, नीचे की तरफ है, तो यहां पे फिर स्लोप मैक्सिमम नेगेटिव मैक्सिमम, तो करंट भी नेगेटिव मैक्सिमम हो जाएगा, तो ये पॉइंट लगेगा। इस पॉइंट C पे स्लोप फिर 0 हो गई तो करंट भी 0 हो गया, ये पॉइंट आ गया। D पे स्लोप फिर पॉजिटिव मैक्सिमम है ऊपर को, तो फिर करंट फिर से पॉजिटिव मैक्सिमम हो जाएगा। तो अब हम इन सारे पॉइंट्स को मिला देंगे तो ये करंट का ग्राफ बन जाएगा। बिल्कुल सीधी लाइन से नहीं बनाना, मिलाना आपने बिल्कुल उसी तरह साइन वेव बनानी है जैसे आपने वोल्टेज के लिए बनाई थी। तो ये करंट का ग्राफ बन गया। तो इस सारे पैराग्राफ में आपने यही बात लिखनी है, आपने लिखना है बोथ वोल्टेज एंड चार्ज आर साइन फंक्शन विच वेरी विद टाइम एंड करंट इज इक्वल टू स्लोप ऑफ QT ग्राफ। एट पॉइंट O स्लोप इज मैक्सिमम, hence current is maximum. At point A slope is 0, hence current is also 0. At point B slope is negative maximum, hence current is also negative maximum. At point C slope is 0, current is also 0 and so on. और इस तरह हमें करंट का ग्राफ मिल जाएगा। अब हम इनकी वेक्टर डायग्राम ड्रा करेंगे। आप देखो इस लम्हे वोल्टेज का फेज यानी एंगल 0 है और करंट का 90 है, तो इसका मतलब जो करंट है वो वोल्टेज से 90 डिग्री लीड कर रहा है। जब वोल्टेज का 90 एंगल बनेगा तो ये करंट का 180 एंगल हो जाएगा। तो अभी भी करंट वोल्टेज से 90 लीड कर रहा है, तो आपने यहां पर यही बताना है कि करंट लीड द वोल्टेज बाय अ फेज एंगल 90 डिग्री, हेंस देयर वेक्टर्स आर ड्रॉन परपेंडिकुलर टू ईच अदर एज शोन इन द फिगर बिलो। तो ये डायग्राम बना देनी है। अगर आपने डायग्राम से पता करना है कि कौन लीड कर रहा है तो आप इसी डायग्राम को एंटी क्लॉकवाइज घुमाएं, आपको खुद ही पता चल जाना है कि कौन लीड कर रहा है और कौन उसके पीछे है। तो आप देखो यहाँ पे करंट लीड कर रहा है और वो ये करंट की तरफ है और थंब वोल्टेज की तरफ है, तो आप देखो जो वोल्टेज है वो करंट से पीछे पीछे है और करंट 90 डिग्री लीड कर रहा है। इसके बाद हम हेडिंग देंगे रिएक्टेंस ऑफ कैपेसिटर। इसकी डेफिनेशन है अपोजिशन ऑफर्ड बाय कैपेसिटर इन द फ्लो ऑफ AC। जब कैपेसिटर में से अल्टरनेटिंग करंट गुजरेगा तो वो उसमें जितनी अपोजिशन पैदा करेगा उसको हम बोलेंगे रिएक्टेंस ऑफ कैपेसिटर। तो इसकी डेफिनेशन के बाद इट इज रिप्रेजेंटेड बाय XC, तो इसका फार्मूला बनेगा VRMS ओवर IRMS। तो रेजिस्टेंस का फार्मूला भी यही है, रिएक्टेंस ऑफ कैपेसिटर का फार्मूला भी यही है। तो इसका यूनिट क्या बना, वोल्ट पर एम्पेयर, और वोल्ट पर एम्पेयर बराबर होता है ओम के, तो इसका मतलब इसका भी यूनिट ओम है, वोल्ट पर एम्पेयर। तो रेजिस्टेंस और रिएक्टेंस ऑफ कैपेसिटर का यूनिट सेम है। इन टर्म्स ऑफ फ्रीक्वेंसी रिएक्टेंस इज गिवन एज, ये फार्मूला आपने डायरेक्ट याद करना है, इसकी डेरिवेशन हायर क्लासेस के अंदर है, तो आपने इसको डायरेक्ट याद कर लेना है कि फ्रीक्वेंसी की शक्ल में कैपेसिटर की रिएक्टेंस बराबर होती है 1/ωc,
ओमेगा एंगुलर फ्रीक्वेंसी है जिसकी जगह हम 2 पाई एफ भी लिख सकते हैं। आप इस फार्मूले पे गौर करें, जो कैपेसिटर की अपोजिशन है वो फ्रीक्वेंसी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। मतलब अगर हम कैपेसिटर को हाई फ्रीक्वेंसी वाला सिग्नल देंगे तो फ्रीक्वेंसी हाई है तो अपोजिशन कम होगी, तो ये उसको कम अपोज करेगा। और अगर हम कैपेसिटर को लो फ्रीक्वेंसी वाला सिग्नल देंगे, फ्रीक्वेंसी लो होगी तो अपोजिशन ज्यादा होगी। तो ये कैपेसिटर हाई फ्रीक्वेंसी सिग्नल को कम अपोज करेगा और लो फ्रीक्वेंसी सिग्नल को ज्यादा अपोज करेगा। यही बात आपने यहां पे बतानी है। आपने बताना रिएक्टेंस ऑफ कैपेसिटर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी। कैपेसिटर हाई फ्रीक्वेंसी वाले सिग्नल को ज्यादा कम अपोज करेगा और लो फ्रीक्वेंसी वाले सिग्नल को ज्यादा अपोज करेगा। लास्ट पे पैराग्राफ आपने लिखना है पावर। तो आप पावर का फार्मूला पढ़ चुके हैं, P बराबर होता है VI। अब हम देखते हैं इस केस में अगर पावर पॉजिटिव हो तो इसका मतलब वो डिवाइस पावर एब्जॉर्ब कर रहा है, अगर पावर नेगेटिव हो तो इसका मतलब वो पावर वापस रिजेक्ट कर रहा है, वापस डिलीवर कर रहा है। तो आप जरा फर्स्ट क्वार्टर पे गौर करें, यहां पे इस पोर्शन के अंदर आप देखो जो करंट है वो ये है और जो वोल्टेज है वो ये है, दोनों इस लाइन से ऊपर है, यानी दोनों पॉजिटिव है। तो ये दोनों पॉजिटिव होंगे तो पावर भी पॉजिटिव, मतलब पहले क्वार्टर में ये पावर एब्जॉर्ब करेगा। सेकंड क्वार्टर के अंदर आप देखो जो वोल्टेज है इस पोर्शन के वो लाइन से ऊपर है यानी पॉजिटिव है, और जो करंट है वो लाइन से नीचे है यानी नेगेटिव है। ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव है तो इन दोनों का प्रोडक्ट नेगेटिव हो जाएगा यानी पावर नेगेटिव हो जाएगी, यानी ये पावर वापस रिजेक्ट कर देगा। पहले क्वार्टर में जितनी पावर उसने एब्जॉर्ब की है यानी कैपेसिटर चार्ज हुआ है, सेकंड क्वार्टर में उतनी ही रिजेक्ट कर देगा यानी डिस्चार्ज होके वापस उतनी पावर दे देगा। थर्ड क्वार्टर में आप देखो जो वोल्टेज है वो ये है लाइन से नीचे और जो करंट है वो ये है वो भी लाइन से नीचे, यानी दोनों नेगेटिव है। तो दोनों नेगेटिव होंगे तो पावर पॉजिटिव हो जाएगी यानी ये फिर पावर को एब्जॉर्ब कर लेगा। और फोर्थ क्वार्टर के अंदर आप देखें जो करंट है वो लाइन से ऊपर है और जो वोल्टेज है वो इस पोर्शन में लाइन से नीचे है, तो ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव पावर फिर से नेगेटिव हो जाएगी तो ये पावर को रिजेक्ट कर देगा। तो अब पहले क्वार्टर में इसने पावर एब्जॉर्ब की, दूसरे में उतनी खारिज कर दी, तीसरे में फिर एब्जॉर्ब की, चौथे में फिर खारिज कर दी, तो इसने पूरे क्वार्टर के अंदर जो पावर डिसिपेट की वो जीरो है। तो इस पोर्शन में आपने बताना है कि पूरे क्वार्टर में एवरेज पावर डिसिपेशन जीरो होगी। 1 by 1 सबका बताना है। फर्स्ट क्वार्टर में पावर एब्जॉर्ब करेगा क्योंकि दोनों पॉजिटिव हैं, सेकंड में वो रिजेक्ट करेगा क्योंकि दोनों की साइन ऑपोजिट है, और थर्ड में वो फिर एब्जॉर्ब करेगा क्योंकि दोनों नेगेटिव हैं, और फोर्थ में वो फिर रिजेक्ट करेगा क्योंकि दोनों की साइन ऑपोजिट हो गई है वोल्टेज और करंट की। तो इसका मतलब कैपेसिटर को अगर हम अल्टरनेटिंग करंट देते हैं तो वो पावर को जाया नहीं करता। अगर हम लो फ्रीक्वेंसी वाला सिग्नल देते हैं तो वो कम अपोज करता है, अगर हम हाई फ्रीक्वेंसी वाला सिग्नल देते हैं तो वो उनको ज्यादा अपोज करता है। अब ये क्वेश्चन आपने अटेम्प्ट किस तरह करना है एक बार मैं आपको बता दूं। सबसे पहले पैराग्राफ में आपने यहाँ पे एक्सप्लेन करना है कि अगर हम बैटरी के साथ बल्ब और कैपेसिटर लगा दें तो ये बल्ब ऑफ रहेगा, यानी जो डीसी है वो कैपेसिटर में से पास नहीं करेगा। लेकिन अगर हम इसकी जगह अल्टरनेटिंग सोर्स लगा दें तो बल्ब रोशन हो जाएगा, यानी कैपेसिटर में से अल्टरनेटिंग करंट पास कर सकता है। और उसके पास करने की वजह क्या है, कैपेसिटर कंटिन्यूसली चार्ज और डिस्चार्ज होता रहता है। तो पहला पैराग्राफ एक ही पैराग्राफ आप बना सकते हैं, लिख के आपने ये दोनों डायग्राम बना देनी है। फिर इसके बाद आपने वोल्टेज फाइंड करना है, वोल्टेज से चार्ज फाइंड करना है, और चार्ज से हम करंट फाइंड कर लेंगे। फिर हेडिंग देंगे वेव रिप्रेजेंटेशन। इसमें आपने सबसे पहले ये बताना है कि बोथ वोल्टेज एंड चार्ज आर साइन फंक्शन विच वेरी विद टाइम एंड करंट इज इक्वल टू स्लोप ऑफ QT ग्राफ। एट पॉइंट O स्लोप इज मैक्सिमम, current is also maximum. At point A slope is 0, current is also 0. At point B slope is negative maximum, current is also negative maximum. At point C slope is 0, current is 0 and so on. और वेक्टर डायग्राम में आपने बताना है current lead the voltage by phase angle 90 degree, hence their vectors are drawn perpendicular to each other as shown in the figure below. और ये इसके बाद डायग्राम बना देनी है। इसके बाद आपने हेडिंग देनी है रिएक्टेंस ऑफ कैपेसिटर, उसकी डेफिनेशन, उसका फार्मूला, उसका यूनिट, फ्रीक्वेंसी डिपेंडेंट,
यहाँ पे आपने बताना है कि ये कैपेसिटर की रिएक्टेंस फ्रीक्वेंसी के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, ये लो फ्रीक्वेंसी सिग्नल को ज्यादा अपोज करेगा और हाई फ्रीक्वेंसी सिग्नल को कम अपोज करेगा। और लास्ट पैराग्राफ में आपने पावर डिसिपेशन को एक्सप्लेन कर देना है। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज।